नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे मैं और मेरे साथी अंजित श्रीवास्तव आपके सामने 1 मिनट के भीतर पूरी स्टोरी अगले 1 घंटे तक रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की, और देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है 1 मिनट के अंदर आपको बताते हैं। दुनिया भर के कई देश बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। आसमानी आफत ने शहर दर शहर सारा सिस्टम फेल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जहां आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। 60 सेकंड में देखिए तुर्की में सैलाब का तांडव। सैलाब का तांडव देखिए, तेज बहाव ने ऐसा कोहराम मचाया कि घर का सामान भी सड़क पर बहने लगा। यह वीडियो तुर्की का है। भारी बारिश के बीच सड़क पर सैलाब आ गया और तांडव मचाना शुरू कर दिया। घर की दर और दीवारें मजबूत हैं, लेकिन सैलाब के आगे वो नतमस्तक है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैलाब की तेज धार ने सोसाइटी के एक घर की दीवार को तोड़ डाला। दीवार टूटते ही घर का सामान तेज रफ्तार पानी में बहने लगा। तुर्की का यह वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पूरे तुर्की में यही है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश ने तुर्की का नक्शा ही बदल दिया है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है और खड़ी गाड़ियों चलने के बजाय तैर रही हैं। यह सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है। यहां से आगे बढ़िए, हर तरफ एक जैसा हाल। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बारिश और बाढ़ ने ऐसा गदर मचाया कि उनके सिस्टम चरमरा गए हैं। सरकार और प्रशासन परेशान है। हालात संभाले भी नहीं संभल रहा है। बात अगर साउथ कोरिया की करें तो यहां भी हाल कोई दूसरा नहीं है। यहां भी घर और सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। सैलाब कैसे कब्जा जमाती है, ये उसी की तस्वीर है। सैलाब कैसे हाहाकार मचाती है, ये उसी का वीडियो है। एक तरफ आसमान से लगातार आफत बरस रही है और नीचे सड़कें तालाब बन गई हैं। भीषण सैलाब का ये मंजर साउथ कोरिया का है, जहां ऐसी बारिश हुई कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हर तरफ एक ही तरह का नजारा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों सैलाब के आगोश में है। कुछ गाड़ियों को अपनी जगह पर खड़ी है और जलमग्न है, तो कई गाड़ियां भारी बारिश के बाद सैलाब में खिलौने की तरह तैर रही हैं। साउथ कोरिया का ये मंजर बेहद खौफनाक है। भारी बारिश का ऐसा नजारा शायद आपने अभी तक नहीं देखा हो। यहाँ जिंदगी ठहर गई है, लोग घर में कैद हो गए हैं और जिसने भी घर से बाहर निकलने की कोशिश की उसका फंसना तय है। साउथ कोरिया में भारी बारिश के कारण 4 लोगों की जान चली गई, तो हजारों लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई। वैसे तो मानसून हर साल आता है, देश दुनिया में हड़कंप मचाकर चला भी जाता है, लेकिन साउथ कोरिया ने इस बार जो देखा है वो शायद कभी नहीं देखा था। साउथ कोरिया के ज्यादातर इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हैं। घर, खेत, खलिहान सब के सब डूब चुके हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी तस्वीर। जहां तक भी नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां सैलाब ने कब्जा न जमाया हो। साउथ कोरिया में इतनी बारिश हुई है कि वहां के लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा है। घर, खेत, खलिहान, सड़कें सब के सब पर सैलाब का कब्जा है। भारी बारिश ने हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ी चोट की है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। ये बुजुर्ग किसान ली हानसियोब हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। घर और चावल के खेत पानी में डूब गए। बर्बादी की आशंका जताते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी। दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित हैपचॉन काउंटी में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया और निचले शहरी इलाकों में तत्काल निकासी आदेश जारी किए गए। प्रशासन ने हैपचॉन एलिमेंट्री स्कूल और हैपचॉन मिडिल स्कूल सहित स्थानीय स्कूलों को बाढ़ से प्रभावित लोगों को शरण दी है। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में भी भारी बारिश से हड़कंप मच गया है। तो अजमेर में भारी बारिश के बाद जो हुआ, वीडियो आप देखेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसा वीडियो जो किसी के भी होश उड़ा दे। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। सड़क सैलाब के कब्जे में है और सैलाब किसी को भी बहा ले जाने पर आमादा है।
देखिए एक शख्स कैसे सैलाब की चपेट में आया और बह गया। सैलाब की तेज धार ने शख्स को बहा ले जाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। शख्स खुद को बचाने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सैलाब की रफ्तार ने उसे कोई मौका नहीं दिया। खतरनाक और ये भयावह वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। ये वीडियो तब सामने आया जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट पर ये जायरीन एंट्री कर रहा था। अचानक जायरीन असंतुलित हो गया और नीचे गिर पड़ा। जैसे ही ये नीचे गिरा, सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। लेकिन खैरियत की बात ये रही कि मौके पर मौजूद होटल हाशमी का कर्मचारी बहादुरी दिखाते हुए बहते जायरीन को पकड़ने में सफल रहा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सरकारें बदलती हैं, लेकिन हर साल भारी बारिश से अफरा तफरी का सिलसिला नहीं थमता है। राजस्थान का पिंक सिटी भी सैलाब के आगोश में है। कई सड़कें जलमग्न हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने में सिस्टम पूरी तरह से नाकाम है। भारी बारिश, सड़कें जलमग्न। वो शहर जिसे दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है, लेकिन आसमानी आफत ने पिंक सिटी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं और मानसूनी आफत ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। राजस्थान में शहर शहर यही हाल है। आसमानी आफत से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के 25 जिलों में मानसून के आगमन के साथ ही गरज चमक और भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टोंक और बूंदी से लेकर जयपुर और अजमेर तक और जैसलमेर से उदयपुर तक मानसून का तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में सूबे के कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश ने नक्शा ही बदल कर रख दिया है। कोटा में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश हुई। करीब करीब राजस्थान के ऐसे कई इलाके हैं जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा ही वीडियो राजसमंद से भी सामने आया है, जब अचानक सैलाब ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इसी सैलाब के बीच फंस गया एक परिवार। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बीच कब कौन सा नाला बड़ी आफत बन जाए कोई नहीं जानता। सैलाब के बीच फंसे इस परिवार को भी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आफत सामने दिखी तो सोचिए इनका क्या हाल होगा। ये वीडियो राजस्थान के राजसमंद का है, जब कुंभलगढ़ के नालों में सैलाब ने अचानक एंट्री कर ली। मौके पर मौजूद एक परिवार फंस गया। चारों तरफ हाहाकारी सैलाब और बीच में टापू पर फंस गया परिवार। पिछले काफी वक्त से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। नतीजा ये है कि नदी नाले सब के सब लबालब भरे हुए हैं। सैलाब के बीच फंसे इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सभी लोग बकरियां चराने गए थे और लबालब भरे नदी और नालों ने सैलाब बनकर लोगों के बीच कोहराम मचा दिया। अचानक पानी आने के बाद लोगों ने एक टापू में शरण ली। इनके पास फोन भी नहीं था, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं दे सके। बाद में जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये सभी लोग वहां से बाहर निकल सके। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे के किन्नौर में एक खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ है। टूटते पहाड़ का रौद्र रूप देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। पहाड़ गरजा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अचानक पहाड़ टूटा तो मौके पर हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक वीडियो है। मौके पर लोगों ने जैसे ही ये मंजर देखा, इधर उधर भागने लगे। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आया है। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो मौके पर मौजूद लोगों ने इस खौफनाक तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है, जिससे वहां मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। तो कुछ लोग इस खतरनाक तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते भी नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मलबे को हटाने और रास्ते को फिर से खोलने के लिए प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अब खबर हैदराबाद की। यहां भी भारी बारिश से तब हाहाकार मच गया जब एक शोरूम में 40 कर्मचारी फंस गए। भारी बारिश का ऐसा रौद्र रूप
उन्होंने पहली बार देखा था। मूसलाधार बारिश के बीच कैसे 40 कर्मचारियों को निकाला गया, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। भारी बारिश का रौद्र रूप देखिए। इतनी बारिश हुई कि सैलाब कार के शोरूम में घुस गया। अंदर शोरूम के कर्मचारी और बाहर 4 फीट से ज्यादा पानी। ये वीडियो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एक कार शोरूम की है। ये वीडियो शुक्रवार की है, जब शहर में 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई और 3 घंटे की बारिश से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आसमान से आई बारिश सैलाब बनकर सड़कों पर लोगों के भारी मुसीबत खड़ी कर गया। कार के इस शोरूम में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। एक तरफ सैलाब अपना रौद्र रूप दिखाता रहा, तो दूसरी तरफ कार शोरूम के 40 कर्मचारी टेंशन में आ गए। उन्होंने प्रशासन से बचाव की गुहार लगाई। सभी कर्मचारियों को बचाने के लिए मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और एक-एक कर सभी को बाहर निकाला। वीडियो देखिए, बारिश का पानी कमर तक पहुंच चुका है और डरे सहमे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यही हाल शहर के दूसरे इलाकों का भी है। मैनहोल ओवरफ्लो हो गया और सड़कें सैलाब बन गई हैं। लगातार और भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, तो खतरनाक जानवर भी सड़कों पर दिखाई देने लगे। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा गुजरात के वडोदरा में, जब एक मगरमच्छ घूमता हुआ दिखा। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश के साइड इफेक्ट देखिए। नदी नालों में तेज बहाव के साइड इफेक्ट देखिए। मगरमच्छ सड़क पर उतर आया है और घूमता हुआ दिख रहा है, तो लोग भी बेखौफ मगरमच्छ का वीडियो बना रहे हैं। यह नजारा दिखा गुजरात के वडोदरा में, जब अचानक सड़क पर मगरमच्छ घूमता हुआ दिखा तो हड़कंप मच गया। मौके से गुजर रहे लोगों ने मगरमच्छ को देखकर अपनी गाड़ियां रोक दी। ये खतरनाक और भारी भरकम मगरमच्छ करीब 8 फीट लंबा था। खबर मिलने के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और वडोदरा के विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा के गांव में दिखा, जहां बाढ़ में तैरता हुआ मगरमच्छ लोगों के लिए खतरे का सबब बन गया। बाढ़ का पानी जब जंगल और नदियों के किनारे तोड़कर गांवों की ओर आया, तो मगरमच्छ भी साथ चले आए। लोगों में अब इतना डर बैठ गया है कि वे रात के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। तो देखिए, अब हम आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों सहित कुछ खास इलाकों की, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है, उसका डिटेल रख देते हैं। अंजीत, बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग शहरों की, और उत्तराखंड में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां चेतावनी जारी की गई है और वो कौन कौन सी तारीखें हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो बात सबसे पहले उत्तराखंड की भी। तो देखिए, 20 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट है। कौन कौन से जिले हैं? नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं जिनको हाई अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। 21 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। किन किन जिलों में? आप ये देखिए कि ये भी उत्तराखंड के जिले देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, यहां मौसम विभाग ने हाई अलर्ट पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो आपको एनडीटीवी की ये रिपोर्ट जरूर देख लेनी है और इसी रिपोर्ट के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको किन इलाकों में 20 और 21 जुलाई को सावधान होकर गुजरना है, क्योंकि उत्तराखंड में आफत की बारिश आने वाली है। बिल्कुल, और आगे बढ़े खबरों में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। चंदन हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस अफसरों ने जो कार्रवाई की है उसमें 5 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विकास। पटना एसएसपी ने चंदन मिश्रा हत्याकांड के मामले में 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने तक ये सभी अधिकारी निलंबित रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी में। तो बड़ी और अहम खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, चंदन हत्याकांड मामले में कार्रवाई हुई है और पुलिस के 5 अधिकारी निलंबित किए गए हैं और पटना एसएसपी ने कार्रवाई की है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण अग्निकांड हुआ। यहां सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। फिर क्या हुआ, 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। और राजधानी दिल्ली की फैक्ट्री लगी। इस भयावह आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद केमिकल फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई दिखाई दी।
ये भीषण आग हादसा सोनिया विहार के सभापुर इलाके में हुआ, जहां एक केमिकल फैक्ट्री से अचानक धुआं निकलने लगा। पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार से ढक गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह का अब भी पता नहीं चल पाया है। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर रिश्तों को तार तार कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। ये घटना उत्तम नगर इलाके की है। एक महिला ने अपने देवर के साथ पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्याकांड को हादसा साबित करने की कोशिश की। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। लेकिन महिला और देवर के बीच मोबाइल पर हुई चैट ने दोनों की इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी महिला और उसका देवर सलाखों के पीछे पहुंच गए। रिश्तों में विश्वासघात की ये दिल दहला देने वाली घटना ओम विहार फेस 1 इलाके में हुई, जहां करंट लगने से करण नाम के शख्स की मौत के बाद पहुंची पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम भेजने लगी तो करण की पत्नी सुष्मिता और देवर राहुल इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद घर वालों को दोनों पर शक हुआ। इस दौरान करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल के मोबाइल में सुष्मिता और राहुल की चैट मिली, जिसमें हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। चैट में सुष्मिता और राहुल ने करण को इलेक्ट्रिक शॉक से मारने की योजना बनाई थी। आरोप है कि सुष्मिता ने पहले पति को खाने में नींद की गोलियां खिलाई और फिर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। डिसीज्ड की वाइफ सुष्मिता और उसके चाचा का लड़का राहुल, उनके बीच चैट। घर वालों की शिकायत और मोबाइल चैट के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। रोहिणी इलाके में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। इस सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। तेज रफ्तार और सड़क पार करते वक्त लापरवाही, इन दोनों गलतियों का क्या अंजाम हो सकता है? सीसीटीवी की ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनकी जान पर बन आई। हादसे के सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि 2 लोग लापरवाही से सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आई और दोनों लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसा इतना भयानक था कि कार की टक्कर के बाद दोनों लोग हवा में उछलकर सड़क पर गिरते दिखाई दिए। दोनों लोगों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद घटना पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार के ड्राइवर की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा वायरल होता है जो लोगों को हैरत में डाल देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो देखने को मिला उसको देख लोग हैरत में डूब गए। रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार जिसके परकच्चे उड़ चुके थे, वो सड़क पर ऐसे सड़क पर दौड़ रही थी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर दौड़ती हुई कार तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन हवा से बातें करती ऐसी कार शायद ही आपने कभी देखी हो। वायरल वीडियो में सड़क पर फर्राटे भरती इस कार की हालत देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये कार चलने लायक भी है, क्योंकि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ दिख रहा है। बैक विंडशील्ड पूरी तरह से गायब हो चुकी है और कार पीछे से छपट्टी भी हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कार न सिर्फ चल रही है बल्कि पूरी स्पीड में सड़क पर दौड़ रही है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कार की ऐसी हालत कैसी हुई, लेकिन कार को देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद किसी भीषण एक्सीडेंट की वजह से कार की ऐसी हालत हुई होगी। वायरल वीडियो में कार के ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा है, पर खच्चे उड़ी कार के फुल स्पीड पर दौड़ते देख आसपास की गाड़ियां और राहगीर भी हैरान हैं और इसके ड्राइवर की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शारदा यूनिवर्सिटी आत्महत्या मामले में एक नया खुलासा हुआ है।
एनडीटीवी के पास यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ अहम जानकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को एक महिला टीचर ने क्लास में छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सैरी नाम की टीचर ने छात्रा के मुंह पर फाइल फेंककर मारी थी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। घटना के बाद छात्रा ने देर रात आत्महत्या कर ली। ये जानकारी एनडीटीवी को मिली है। दोनों अध्यापक जिनके नाम सुसाइड नोट में हैं, वो दूसरे छात्रों से भी बदतमीजी किया करते थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है एनडीटीवी के पास। बड़ी और अहम बात यह है कि छात्र बोलने के लिए कैमरे पर तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ कैमरा छात्रों ने यह कहा कि ये जो टीचर्स हैं ये बदतमीजी करते हैं और इनका व्यवहार छात्रों के प्रति सही नहीं होता है। शारदा यूनिवर्सिटी आत्महत्या मामले में एनडीटीवी के पास नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे के तहत जो टीचर्स थे वो छात्रा के साथ बदतमीजी करते थे और भी कई छात्रों ने इस बात की शिकायत की है। शारदा यूनिवर्सिटी मामले में 2 टीचर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छात्रा के सुसाइड नोट में शामिल थे इन दोनों टीचरों के नाम। इंसाफ की गुहार, छात्रा की मौत पर इंसाफ के लिए बवाल। छात्रों की जुबान से गूंजती आवाजें उस छात्रा के लिए है जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का है, जहां शारदा यूनिवर्सिटी की आलीशान इमारत खड़ी है, जहां छात्रों को अच्छे भविष्य की गारंटी दी जाती है। लेकिन बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा की सुसाइड से यूनिवर्सिटी के समेत पूरा देश स्तब्ध है। छात्रा ने मंडेला गर्ल्स हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। जैसे ही इस घटना की जानकारी दूसरे स्टूडेंट्स को मिली तो छात्रों ने इसकी जानकारी हॉस्टल प्रशासन को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब छात्रा ने मौत से पहले अपने सुसाइड नोट में 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए। तो तस्वीरें आपने देखी कि ओडिशा के बालासोर में भी छात्रा की मौत पर बवाल थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा मामला एक बार फिर से सामने आ गया। एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया और छात्रा की मौत के बाद बवाल मच गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दी। ये बवाल उस मौत के खिलाफ है जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस और छात्र भिड़ गए। गंभीर आरोपों के बाद शारदा यूनिवर्सिटी ने दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित जरूर कर दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। मौत से पहले छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा, वो जानिए। अगर मेरी मौत होती है तो पीसीपी और डेंटल मटेरियल के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शायरा मैम मेरी मौत के जिम्मेदार है। मैं दोनों को जेल में देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्होंने मुझे अपमानित किया। मैं लंबे समय से उनके कारण तनाव में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये सब सहना पड़े। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस तरह और नहीं जी सकती। इन आरोपों के साथ ही छात्रा ने शारदा यूनिवर्सिटी के मंडेला गर्ल्स हॉस्टल के 12वें फ्लोर पर अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक हो रही है। बैठक में संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष की साझा रणनीति पर चर्चा हो सकती है। करीब 1 साल बाद गठबंधन के प्रमुख नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। मानसून सत्र से पहले विपक्ष की साझा रणनीति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है। जिनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जिनेंद्र, क्या अपडेट है? बिल्कुल 7 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और तकरीबन 1.5 दर्जन पार्टियों के लगभग 25 शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी भी इस बैठक में जुड़ी हुई हैं। स्टैलिन इस बैठक में नहीं जुड़े। पहले ये जानकारी मिली थी कि डीएमके की तरफ से स्टैलिन बैठक में रहेंगे, लेकिन डीएमके का प्रतिनिधित्व दूसरे नेता कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम शीर्ष नेता, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी हैं, इसके अलावा सीपीएम से एमए बेबी हैं, डी राजा हैं सीपीआई से,
दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल से, तेजस्वी यादव आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो विकास, एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा है वो इस बैठक के केंद्र में है, और इसके अलावा मॉनसून सेशन के दौरान पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसमें जो सुरक्षा चूक हुई, और इसके अलावा जो सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे हैं उनको लेकर किस तरीके से सरकार की घेरेबंदी करनी है, इन तमाम मुद्दों पर जो मंथन है विपक्षी दलों का वो शुरू हो गया है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा जनन, आगे लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर भी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। अंजीत, बिल्कुल, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव की तैयारी बहुत जोरों पर इस वक्त चल रही है। चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जानिए आयोग अब तक कितने फीसदी काम को अपना, यानी कि एसआईआर से जुड़े हुए काम को अंजाम दे चुका है। वो अपडेट हम पूरा आपके सामने रखते हैं। तो आपको बता दें कि 41 लाख मतदाताओं का गणना प्रपत्र बाकी है। 94.68% मतदाताओं तक पहुंचा है चुनाव आयोग। और देखिए 90% जो है वो काम जो है वो पूरा हो चुका है। मतदाताओं ने जो फॉर्म भरे थे उनको रिसीव कर चुका है। 86% फॉर्म जो है उनका डिजिटाइजेशन का काम भी चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है। फॉर्म भरने के लिए 7 दिन अभी भी बचे हुए हैं। 4.67% यानी 36,86,971 मतदाता घर पर नहीं मिले। इसके अलावा जिनके नाम मतदाता सूची से कटेंगे, ऐसे नाम 18,16,306 मतदाता हैं जो बिहार के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। 5,92,000 मतदाताओं के कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम थे, और 12,71,414 व्यक्ति मृत पाए गए हैं जिनके नाम अब कट जाएंगे इस मतदाता सूची से। और यही वजह है कि लगातार अपडेट चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर सामने रख रहा है। अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। ये खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ हाईवे पर केमिकल के टैंकर में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। सिर्फ 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। आग के शोले, धुआं धुआं होता आसमान और हाईवे पर मचा कोहराम। भीषण आग की तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की हैं, जहां केमिकल से भरी टैंकर में आग लगने के बाद कोहराम मच गया। ये भीषण अग्निकांड मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर राजापुर इलाके में हुआ, जहां गोवा से मुंबई जा रहे एक केमिकल टैंकर में अचानक धुआं उठने लगा, और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकरों में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आग के बाद टैंकर के टायर पूरी तरह जल चुके हैं। आग हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर मुंबई की ओर जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया और फायर ब्रिगेड की टीम को हादसे की जानकारी दी। कनाडा के सेंट जॉर्ज चर्च में अचानक भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चर्च में लगी ये आग इतनी भयंकर थी कि आग के शोलों ने पूरे चर्च को जलाकर राख कर दिया। रिपोर्ट देखिए। और कनाडा के सेंट जॉर्ज चर्च में आग लगने के बाद वहां कितना भयंकर मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भीषण आग लगने के बाद चर्च धू धू कर जलता दिखाई दे रहा है। ये भयावह आग हादसा कनाडा के क्यूबेक में हुआ, जहां सेंट जॉर्ज चर्च में अचानक भीषण आग लग गई और ये 19वीं सदी का बना ऐतिहासिक चर्च पूरी तरह जलकर राख हो गया। चर्च में ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। भयानक आग के शोलों की चपेट में आकर चर्च का गुंबद भी जमीन पर गिरता नजर आया। चर्च में आग की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के मारे जाने की जानकारी नहीं। वहीं प्रशासन ने चर्च में लगी इस भीषण आग की जांच के आदेश दिए हैं। और अब खबर यूपी के मथुरा से। यहां पर महिला वकीलों के बीच जमकर बवाल हुआ। यहां चैम्बर विवाद को लेकर महिला वकील आपस में भिड़ गई और फिर उनके बीच मारपीट होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जिसमें महिला वकील एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाती और एक दूसरे के बाल खींचती दिखाई दी।
महिला वकीलों के बीच ये मारपीट मथुरा कचहरी के परिसर में हुई, जहां चेंबर को लेकर उनके बीच आपस में कहासुनी हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी और दोनों तरफ से थप्पड़ चलने लगे। इस दौरान दो महिला वकीलों ने एक महिला वकील के बाल खींचने शुरू कर दिए और उसे जमीन पर गिराकर मारना शुरू कर दिया। महिला वकीलों के बीच कचहरी परिसर में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के आगरा में नगर निगम के कर्मचारियों ने दबंगई दिखाते हुए एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने युवक को इसलिए पीटा क्योंकि वो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैन होने के बाद भी उनका इस्तेमाल कर रहा था। प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स के इस्तेमाल पर चालान तो ठीक है, लेकिन डिस्पोजेबल्स यूज करने पर लाठियां बरसाना, क्या ये कोई नई गाइडलाइंस है? नगर निगम कर्मचारियों का ये वीडियो ताज नगरी आगरा का है, जिसमें कई कर्मचारी एक युवक को जमीन पर गिराकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मामला शाहगंज थाना इलाके का है, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने एक युवक को बैन होने के बाद भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करते देखा तो नगर निगम के कर्मचारी उस पर टूट पड़े। वीडियो देखिए कैसे दबंगों ने युवक को जमीन पर गिराया हुआ है और सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने उसके पेट पर पैर रखकर लाठियों की बरसात कर रहा है। दबंगों का इतने से भी मन नहीं भरा तो युवक को जमीन से उठाया और फिर उस पर दनादन घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। नगर निगम के दबंग कर्मचारी बीच सड़क पर काफी देर तक युवक को पीटते रहे। युवक से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शाहगंज पुलिस एक्शन में आई और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गए। और आपने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करने वाले लोग तो बहुत देखे होंगे। अब आज आपको मिलवाते हैं महिला श्रवण कुमार से। गाजियाबाद के मोदीनगर की महिला श्रवण कुमार अपने पति को पीठ पर बिठाकर कांवड़ यात्रा कर रही है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। जहां एक तरफ मेरठ हत्याकांड, राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसे मामलों ने पति पत्नी के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदीनगर की रहने वाली आशा अपने दिव्यांग पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 150 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करके एक मिसाल पेश कर रही है। आशा का पति सचिन भोले बाबा का भक्त है और पिछले 14 साल से पैदल यात्रा कर बाबा की कांवड़ लेकर आता रहा है, लेकिन किस्मत की वजह से इस बार ऐसा ना हो सका। पिछले साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान उसे पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं पाता है। आशा से सचिन की ये मजबूरी देखी ना गई और उसने सचिन को अपनी पीठ पर बिठाकर कांवड़ यात्रा करने का फैसला किया। कांवड़ यात्रा के रास्ते में मिलने वाले लोग आशा की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। कोई तालियां बजाता है, कोई हाथ जोड़कर सराहना करता है। जो भी मिलता है बस यही एक बात कहता है, वाह बीवी हो तो ऐसी। सावन के पावन महीने में कई जगहों से कांवड़ियों का गुस्सा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। मामूली बात पर विवाद हो रहा है और नौबत हिंसा तक पहुंच जा रही है। रुड़की में एक बार फिर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की। इस बार हंगामा डीजे कंपटीशन को लेकर शुरू हुआ। कांवड़ियों के हंगामे की यह तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे कंपटीशन का बुखार इस कदर चढ़ा कि हाईवे पर हंगामा मच गया। रुड़की के मोहम्मदपुर इलाके में डीजे पर डांस कंपटीशन के दौरान कांवड़ियों के बीच सड़क पर डांस के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने इसका विरोध किया तो कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया और राहगीरों के साथ धक्का मुक्की की। डीजे पर डांस के दौरान कांवड़िए पुलिस वाले से भी भिड़ गए। पुलिस बार बार समझाती रही, लेकिन डीजे पर नाच रहे कांवड़िए मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान एक कांवड़िया पुलिस वाले को धक्का देता हुआ भी दिखाई दिया। कांवड़ियों के बीच सड़क पर इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हंगामा करने वाले कई कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। दक्षिण फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग हर दिन और घातक रूप लेती जा रही है।
जंगलों में लगी आग इतनी भीषण है कि इसका असर अब फ्रांस के बड़े शहरों मार्सिले तक देखने को मिल रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। भीषण आग का ये वीडियो दक्षिण फ्रांस का है, जहां मार्सिले के जंगलों में लगातार आग धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। भीषण आग की वजह से फ्रांस के बड़े शहर मार्सिले और आसपास के रिहायशी इलाकों में भी खौफ का मंजर है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ ये जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। जंगलों में लगी ये आग तेज हवाओं की वजह से और तेज गति से फैल रही है, जिस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आता है। इस भीषण आग में दक्षिण फ्रांस में करीब 5000 एकड़ का इलाका बुरी तरह राख हो चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। वहीं आग को बुझाने में हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। ये खबर बिहार से है। बिहार के चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक वीडियो सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो में हत्याकांड के 3 संदिग्ध हैं। वीडियो हलचल से भरा हुआ है। एक सुनसान सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियों से उतारकर कुछ लोगों को सड़क के किनारे बने डिवाइडर पर बिठाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि जांच कहां तक पहुंची है। ये वो वीडियो है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें चंदन मिश्रा मर्डर केस के 3 संदिग्ध दिख रहे हैं। वीडियो कोलकाता के न्यू टाउन इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो किसने बनाया ये साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंत में कुछ लोग खुद को मीडिया पर्सन कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर से इस आवाज को दबाते हुए कैमरे पर हाथ मारा जाता है और वीडियोग्राफी बंद करवा दी जाती है। कुछ घंटे बाद एनडीटीवी इंडिया की संवाददाता यहां पहुंचती हैं, वीडियो की तफ्तीश करती हैं। बारिश हो रही होती है, तभी ये खबर स्पष्ट होती है, जो आप श्रेयांशी से सुनिए। आज सुबह जॉइंट ऑपरेशन वेस्ट बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस के साथ यहाँ पे न्यू टाउन एरिया से चंदन मिश्रा के हत्याकारों को अरेस्ट किया गया है। 5 जन को अरेस्ट किया गया है शनिवार की सुबह न्यू टाउन एरिया से। ये लोग चंदन मिश्रा को, जो कि एक मर्डर केस में चार्ज थे और पैरोल पे बाहर थे, पटना के अस्पताल में जाके उनको थर्सडे मार दिया गया था। ये 5 आरोपी जो अरेस्ट किया गया है, उनमें से 4 ऐसा शक है कि उन्होंने चंदन मिश्रा को मारा था। उसके बाद पटना से फरार होकर यहाँ पे कोलकाता में आके उन्होंने छिपने की कोशिश किया। उनके मोबाइल टावर लोकेट करके उनको आज सुबह जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है और अभी रिमांड में पटना के लिए रवाना होने वाले हैं। चंदन मिश्रा को पटना हॉस्पिटल के भीतर घुसकर मारा गया था। हत्याकांड 17 जुलाई को सुबह 7:15 बजे हुआ था। पुलिस का दावा है कि उसके पास जो सीसीटीवी हैं, उसमें सभी 5 हत्यारोपी साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद पुलिस एक और सीसीटीवी का दावा करती है, जिसमें अस्पताल के भीतर हथियारों के साथ दिख रहे लोग सड़क पर आते दिखाई देते हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर बात करते हैं। पुलिस का दावा है कि वो सब चंदन मिश्रा को मारने का प्लान बना रहे थे। फिर एक और सीसीटीवी और तस्वीर सामने आती है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि वीडियो और तस्वीर में दिख रहे लोग हत्या को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल में बैठकर फरार हो रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक जानकारी ये भी सामने आई है कि पारस अस्पताल का एक डॉक्टर भी संदिग्ध की लिस्ट में शामिल है, क्योंकि उसने चंदन मिश्रा की हॉस्पिटल से छुट्टी को एक दिन और आगे बढ़ा दिया था और उसके बाद अगले दिन चंदन की हत्या हो गई थी। इस केस में पुरुलिया जेल में बंद किसी गैंगस्टर का नाम का भी जिक्र किया जा रहा है, जो पहले चंदन मिश्रा का दोस्त था, बाद में दुश्मन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर और प्रधानमंत्री से मुलाकात की उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे सीएम योगी। और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर भी आलाकमान से मंथन होगा। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बहुत दिनों से अटकलबाजी चल रही है कि विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आज की मुलाकात में क्या इस पर मोहर लग जाएगी? देखिए, तो आगे वक्त बताएगा कि कैबिनेट विस्तार को मोहर लगी है या नहीं लगी, लेकिन ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी काफी लंबे समय से अटका हुआ है और उसी के कारण जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अटका हुआ है। ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, जब तक इन बड़े राज्यों के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि यूपी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए, 2027 में वहां पर विधानसभा का चुनाव भी होना है, सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है। तो ऐसे में संगठन में भी और सरकार में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं। माना जा रहा है कि आज का जो योगी आदित्यनाथ का दौरा है इसलिए था, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मिले हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी थोड़ी देर में मुलाकात होने जा रही है। तीनों वरिष्ठ नेताओं से, नेतृत्व से उनकी मुलाकात काफी मायने रखे। अखिलेश, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चा होगी या फिर कैबिनेट में विस्तार होगा, इसको लेकर के चर्चा होगी, या दोनों ही बातें हो रही हैं? देखिए, दोनों ही बातें होंगी। जब प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है, भूपेंद्र सिंह उन्होंने काफी पहले इस्तीफा दे दिया था, अपना 1 साल भी हो चुका है उनको इस्तीफा दिए, उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनना है। माना जा रहा है कि सवर्ण सीएम के साथ एक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का हो सकता है। तो यह फार्मूला एक बार फिर से बीजेपी रिपीट करेगी उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ जो योगी कैबिनेट है वहां पर भी कुछ जगह खाली है और जैसे मैंने कहा कि 1.5 साल का वक्त बचा है चुनाव में, तो ऐसे में कैबिनेट रिशफल भी होना है, कुछ लोगों को संगठन से सरकार में भी भेजा जाना है। तो इसलिए ये कई सारी चीजें जो एक साथ होनी है और इसलिए मुझे लगता है काफी गहरा मंथन है। और जैसे मैंने कहा है कि यूपी के चलते ही बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लटका हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा आपका। अखिलेश के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर से ये खबर, एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। लड़की बुरी तरह से जल गई है, उसका इलाज भुवनेश्वर की एम्स में हो रहा है। कुछ दिन पहले ही ओडिशा में एक लड़की ने खुद को आग लगा ली थी। पीड़ित लड़की को शिकायत थी कि कॉलेज ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो धुंधली सी तस्वीर है वो एक बच्ची की है। उसकी हालत ऐसी है कि देखी नहीं जा सकती है। इसके साथ जो हुआ वो बहुत खौफनाक है। वारदात बायाबर गांव की है जो जगन्नाथपुरी का हिस्सा है। मुझे न्यूज़ से घर से खबर आया, फ़ोन आया घर से कि हमारे गांव में एक लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है, 3 लड़के इसको जला दिए ऐसे। तो तुरंत ही मैंने अपने चाचा लोगों को सब फ़ोन करके उनको बताया कि कहाँ पे ना पिपली से वापस आ रहे हैं, एम्स रिटर्न कर दिया, रेफर कर दिया। तो जब एम्स में आके क्यों जलाए? कुछ पहले से कुछ दुश्मनी था? नहीं, क्या घटना क्या जब एम्स में आके स्ट्रेचर से उसको उतार रहे हैं, उसको गोदी से लेकर उतार रहे हैं, तो स्क्रीन उसका निकल जा रहा है। तो निकला, उसको जब अंदर लेके गया ऑब्जर्वेशन, उसको थोड़ा सा मैंने पूछा भी, कहना बेटा नाम क्या है? नाम हम पूछे तो मैं देख रहा था पेशेंस है कितना। तो उसके बाद थोड़ा सा बोले कारण मैं जा रही थी, अपना बुक लेकर अपने घर से जा रही थी, करीबन 7 से 8 बजे के अंदर घर से जा रही थी। तो बस थोड़े ही दूर में घर से बच्चों को दे के, वो दोस्त को अपना दे के वापस आ रही थी। आने के थोड़े ही दूर में क्या कि 3 बदमाशों ने, जो कि उनको पहचानती नहीं थी, छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, 3 बदमाशों ने उसके मुंह पे रुमाल लगा कर उसको बेहोश करवा दिया। बेहोश करने के बाद बगल में ही नदी है, 1/2 किलोमीटर के अंदर भी डिस्टेंस में नदी है, नदी के पास ले लिए। उसके बाद उसको और होश नहीं है। जब मैंने पूछा तो क्या, कैसे पता चला, कैसे होश है क्या ना, मुझे जब बदन हाथ जलने लगा तो मुझे होश आया थोड़ा सा। तो होश आके देख रहा हूँ मेरा बदन हाथ पूरा जला हुआ है। तो ऊपर वाले के मेहरबान से, अल्लाह ताला मेहरबान से थोड़ा सा हिम्मत जुटा के बाहर थोड़ा रास्ते पे चलिए। किसी समाज में अगर कोई बेटी अपने दोस्त के घर से सुरक्षित नहीं लौट सकती है तो ये बहुत शर्म की बात है। बच्ची का इलाज भुवनेश्वर के एम्स में हो रहा है। वारदात का इलाका प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में आता है। जहां बच्ची के साथ अपराध हुआ वो जगह लोकल पुलिस स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। और हमारा हक भी है, आपको अगर वोट देकर हम चुने हैं तो इतना तो हक बनता है कि हम लोगों का सेफ्टी चाहिए फर्स्ट। तो सेफ्टी हो नहीं रहा है, तो बड़ों तो छोड़ दीजिए, अभी बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इतना निवेदन करते हैं, हमारा हक भी है आपको गिला शुका अपना बताने के लिए। बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना प्रशासन को थोड़ा मजबूत कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत कीजिए और पुलिस डिपार्टमेंट जितना जल्दी हो सके इसको इंक्वायरी करके जो भी है
जो भी क्रिमिनल हैं, जो भी गुनहगार इसके हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि आप चाहे तो अगर इनके सज़ा के लिए फांसी भी है ना, तो फांसी भी देना इनके लिए छोटा सा बात होगा, क्योंकि जो बच्चों पर हो रहा है तो आज समाज पे हम लोग को डर रहे हैं, माँ बाप भी डर रहे हैं, औलाद पैदा करने के लिए डर रहे हैं। अगर पैदा करें तो किसके हिफाजत में छोड़े? तो हम अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, तो हम अपना काम धंधा करेंगे तो किस पे छोड़ेंगे? कुछ दिन पहले ही बालासोर में एक लड़की ने खुद को आग लगा ली थी। मरने वाली लड़की एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसने अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तब से ही महिला सुरक्षा प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मैसेज है, लड़कियां बाहर से नहीं निकले और लड़कियों के लिए ओडिशा और नहीं रहा। यूपी बिहार जैसे है, ओडिशा हो गया है। रेवेन्सा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना। देखिए कल एक नोटिस आया, एक नोटिस आया। कैसा नोटिस है? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लड़की 5:30 के बाद खुद का कैंपस नहीं जा सकता है। जेएनयू में ऐसे होता है, डीयू में ऐसे होता है। क्यों? वो कैंपस लड़कों के लिए है, लड़के के लिए नहीं है। ये कैसा मैसेज है? आप क्या दे रहे? आप एक में आप बोलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरे में बेटी पढ़े कैसे? बेटी को तो कैंपस जाना मना है, बेटी पढ़े कैसे? 8% वृद्धि हुआ है महिलाओं के ऊपर अत्याचार में। हर रोज 15 महिलाएं के ऊपर दुष्कर्म, गण दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन सरकार ये सबको देख रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, कृष्णा जी तो आए उसको बचाने के लिए, लेकिन बाकी लोग ताली मार रहे थे। पिछले शनिवार को ये घटना घटी। इस शनिवार को देखिए, खुद उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा के होम कंस्टिट्यूएंसी निमापड़ा में एक 16 साल की लड़की वो किताब देने अपनी सहेली के घर जाती है और आते वक्त उसको 3 अनजान लड़के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उसको दे के क्या पता नहीं क्या नार्कोटिक दिए हैं उसको, वो अनकॉन्शियस हो गए और उसको शरीर को जला दिए हैं। ये घटना कोई भी माँ बाप सभ्य समाज में कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। महिला सुरक्षा देश में बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचने और सुधार करने की जरूरत है।